नमस्कार। डिस्कस करेंगे टीडीएस अंडर जीएसटी। जीएसटी एक्ट के तहत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की क्या व्यवस्था है, इसको समझेंगे इस लेक्चर में। इनकम टैक्स में व्यवस्था है टीडीएस की कि जिस सोर्स से इनकम जनरेट होती है टैक्स वहीं डिडक्ट कर लिया जाए और सरकार के खाते में जमा कर दिया जाए। जैसे कि अगर मुझे सैलरी मिलती है मेरे कॉलेज से, तो मेरी सैलरी यानी कि मेरी इनकम मेरे कॉलेज से जनरेट हो रही है, तो मेरा कॉलेज जो है वो सोर्स है इसका। सरकार ने कॉलेज को ये जिम्मेदारी दे दी कि आप इस इनकम पे टैक्स काट लीजिए, इसलिए मेरा कॉलेज मेरी सैलरी पे टैक्स काट लेता है। इसी को कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स पे कर काट लिया गया और अब मेरा कॉलेज इस टैक्स को जमा कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यहाँ। मतलब ये हुआ कि जिस सोर्स से इनकम जनरेट हो रही है वहीं पे टैक्स को काट लिया जाए। इस व्यवस्था को कहते हैं टीडीएस, इनकम टैक्स के तहत। यही कुछ कारण है जीएसटी के अंदर भी टीडीएस की व्यवस्था का। और जीएसटी के अंदर जो टीडीएस की व्यवस्था है ये नॉर्मल केसेस में नहीं होती है, कुछ विशिष्ट केस होते हैं, केवल वहीं पे अप्लाई होती है। इसको हम समझेंगे इस पूरे आज के लेक्चर में। सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 प्रेस्क्राइब करता है अथॉरिटी और प्रोसीजर टीडीएस के लिए कि जीएसटी के तहत टीडीएस की प्रोसीजर, टीडीएस की जो विधि है वो कैसे होगी, प्रक्रिया क्या है, क्या अथॉरिटी है, यह जानकारी दी गई है सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 51 में। इसके अनुसार गवर्नमेंट आदेश दे सकती है फॉलोइंग पर्सन्स को कि वो टैक्स डिडक्टेड करें सोर्स पे। ये कौन पर्सन हैं, ये कौन संस्थाएं हैं जिनको सरकार ऐसा आदेश दे सकती है। यहाँ पे ध्यान दें, ये लिखा है मे ऑर्डर, सरकार आदेश दे सकती है। तो किस किस को सरकार आदेश दे सकती है? ये चार पार्टी हैं जिनको सरकार टीडीएस काटने का आदेश दे सकती है जीएसटी के तहत। ए डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई डिपार्टमेंट जो केंद्रीय सरकार यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत हो। लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंटल एजेंसीज, सरकारी एजेंसियां जैसे रॉ, सीबीआई। सच पर्सन्स, जो चौथा पार्टी है, सच पर्सन्स और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। ऐसे पर्सन या लोगों की ऐसी कैटेगरी पर्सन्स की जिसको नोटिफाई कर दिया जाए सरकार के द्वारा, मतलब जिसको सरकार के द्वारा सूचित किया जाए, अधिसूचित कर दिया जाए इस बारे में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के प्रस्ताव के आधार पर। तो ये चार पार्टी हैं जो टीडीएस काट सकती हैं सरकार के आदेश से। टीडीएस ये किस तरीके से काटेंगी? जब इनको कोई सप्लायर सप्लाई करेगा सरकारी संस्थाओं को जब कोई सप्लायर सप्लाई करेगा तो यह सरकारी संस्था इसको पेमेंट करेगी। जब पेमेंट करेगी तो उस पेमेंट की गई राशि पे निश्चित दर से ये टैक्स काट लेगी और इस टैक्स को जीएसटी की व्यवस्था के तहत सरकार के अकाउंट में जमा कराएगी। अब इसको डिटेल में और समझेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि जनरल जो केस होता है हम जानते हैं कि जीएसटी चार्ज करता है सप्लायर और सप्लायर जीएसटी चार्ज करके सरकार के यहाँ जमा कराता है। अगर इसको हम समझें कि ये टीडीएस की व्यवस्था क्यों है, जैसे इनकम टैक्स में था कि उसको ऑर्गेनाइज्ड रूप देने के लिए ताकि उसमें चूक ना हो, एक ट्रेल का सिस्टम होता है, वही ट्रेलिंग का सिस्टम यहाँ भी है कि ये जो सप्लायर है इसकी जिम्मेदारी है कि सप्लायर जीएसटी चार्ज करेगा और पे करेगा सरकार को। लेकिन सरकार ने इस पे एक चेक एंड बैलेंस कर दिया कि भाई आपको 1% के रेट से सरकारी डिपार्टमेंट को यहाँ पे ही इससे टैक्स काट लेना है और सरकार के यहाँ जमा कर देना है।
अब सरकार के पास ये जानकारी मौजूद हो जाएगी कि इस सप्लायर ने सामान यहाँ पे सप्लाई किया है, कोई सप्लाई इसने की है, तो सरकार के पास ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी आ गई। यही इसका एक कारण है। आगे समझते हैं। और टैक्स वुड बी डिडक्टेड, टैक्स डिडक्ट किया जाएगा 1% ऑफ द पेमेंट मेड टू द सप्लायर, सप्लायर को जो पेमेंट की जाएगी, सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ, चाहे गुड्स की सप्लाई हो, चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो, चाहे दोनों की सप्लाई हो, उस पे 1% टैक्स काटा जाएगा। हालांकि उस पे कंडीशन है, वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, जहां पे ऐसी सप्लाई की टोटल वैल्यू अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्सीड्स 2,50,000, जहां पे इस सप्लाई की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा हो। अब इसको ऐसे समझें कि मान लो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक कंपनी है, वो सप्लाई करती है कुछ सर्विसेज, सप्लाई सर्विसेज करती है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 10 लाख, 10 लाख रुपए। अब जरूरी नहीं है कि 10 लाख की पूरी सप्लाई एक ही बार में कर दी जाएगी, ये टुकड़ों में हो सकती है सप्लाई, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू 10 लाख है। तो हमेशा जो 2.5 लाख का कैप है ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे अप्लाई होगा। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10 लाख है, इसलिए इस पे टीडीएस चार्ज होगा 1% से। चार्ज कैसे होगा कि इसमें से जब कोई सप्लाई की जाएगी और पेमेंट की जाएगी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मान लो इससे कुछ सप्लाई ली और इसको पेमेंट कर दी, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर समय पे इन्होंने 10 लाख की ही मानते हैं 10 लाख की पेमेंट की, तो अब 10 लाख की जो नेट पेमेंट की उस पे 1% के रेट से, 1% के रेट से यानी कि 10,000 रुपीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इससे काट लेगी और इसको सरकार के खाते में जमा कर देगी। बाद में इस पे जो सप्लाई का रेट होगा, मान लो 12% रेट है, तो उसको फिर 12% रेट से सरकार को देना होगा ये टैक्स, और 1% ऑलरेडी इसका जा चुका होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। इस पर्पज के लिए सप्लाई की वैल्यू वुड बी कंसीडर एक्सक्लूडिंग द, अब सप्लाई की वैल्यू क्या माना जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 लाख पे जब सप्लाई की जाएगी तो इस पे कुछ टैक्सेस भी लगेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन इस पर्पज के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। जो भी इनवॉइस जारी किया जाएगा उसमें ये सब टैक्स हो सकते हैं, लेकिन इन टैक्सेस को अलग कर दिया जाएगा और तब सप्लाई की वैल्यू माना जाएगा। मान लीजिए 10 लाख है, यहाँ पे 12% या अन्य ये टैक्स मिलाकर के 18% जितने भी हो जाएंगे, और वैल्यू मान लो बन जाती है इसकी 10 लाख की जगह 11 लाख बन जाती है, 12 लाख बन जाती है टैक्सेस को मिलाकर के, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उन टैक्सेस को हटा करके वैल्यू जो 10 लाख है, इस 10 लाख के हिसाब से जो जीएसटी है वो चार्ज किया जाएगा। ये टीडीएस जीएसटी जो चार्ज किया जाएगा 1% इस 10 लाख पे ही लगाया जाएगा। और क्लियर करने के लिए, जो इंडिविजुअल सप्लाई है, इंडिविजुअल सप्लाई मे बी लेस देन 2,50,000, बट इफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2,50,000 टीडीएस विल हैव टू बी डिडक्टेड। अगर मान लो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, अब इंडिविजुअल सप्लाई चाहे हम 20,000 की कर रहे हैं चाहे 30,000 की कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस काटना होगा। लेकिन अगर जो सप्लाई है उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही मान लो 2 लाख रुपए का है, तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। पर्पज ऑफ टीडीएस इज जस्ट टू एनेबल द गवर्नमेंट टू हैव ए ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टू मॉनिटर एंड वेरीफाई द कंप्लायंसेस। अब यहाँ पे फिर से ये ध्यान दें कि टीडीएस की जो जिम्मेदारी है वो तो हमेशा सप्लायर की है, जो सप्लाई करता है। हम जानते हैं जीएसटी में व्यवस्था है कि जो सप्लाई करता है, जो सेलर होता है, वही टीडीएस कलेक्ट करता है, चार्ज करता है अपने बायर से और उसको सरकार के यहाँ जमा करा देता है। तो कराएगा, अब भी वही कराएगा जो टीडीएस की फुल वैल्यू है 12% 18% जो भी है, अब भी यही कराएगा। केवल एक ट्रेलिंग है कि इससे जो 1% है वो यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट ने काट करके सरकार को जमा कर दिया, तो सरकार के पास इसकी जानकारी पहुंच गई कि ये सप्लायर है और इसने 10 लाख का सामान यहाँ पे सप्लाई किया है। तो अब सरकार की नोटिस में ये आ गया है कि इसने 10 लाख की सप्लाई की है और इससे 18% जीएसटी हमको लेना है।
नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अब यहाँ पे एक केस है कि कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा यदि लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन, सप्लायर जिस स्टेट का है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, और सप्लाई का प्लेस, इज इन ए स्टेट और यूटी, वह ऐसे स्टेट या यूटी में है, ध्यान दें सप्लायर की लोकेशन और सप्लाई का प्लेस, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और यूटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट का जो रजिस्ट्रेशन है अगर वो उससे डिफर करता है, अलग है, तो कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। ए टीडीएस डिडक्टर हैज टू कंपल्सरीली रजिस्टर्ड विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। अब जो टीडीएस का डिडक्टर है, डिडक्टर कौन होगा, हम जानते हैं सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी एजेंसी। ये जो डिडक्टर होगा टीडीएस का, इसको आवश्यक तौर पे अपने आप को रजिस्टर कराना ही होगा विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब इसका जैसे हम नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए देखते हैं कि उनकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि भाई इतने तक की डीलिंग्स उसकी हैं तो ही उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन इसको अपने केवल वहां पे केस वो अप्लाई होता है वो टीडीएस काटने के लिए है, जो 2.5 लाख की कंडीशन है सप्लाई की। यहाँ पे इनको अपने किसी अमाउंट की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिसमें कोई लिमिट तय की जाए कि इतने रुपए में ये डीलिंग करते हैं या नहीं करते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट है, इनको अपने आप को रजिस्टर कराना ही होगा अगर ये टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो। मतलब टीडीएस डिडक्शन की जो बाकी कंडीशन है उसके दायरे में अगर ये आते हैं, अगर सरकार इनको कहती है कि आपको टीडीएस काटना है और इनके पास जो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू किसी की 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो टीडीएस डिडक्टर बन जाएंगे, और जब डिडक्टर बन जाएंगे तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। द डिडक्टर हैज ए प्रिविलेज ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी विदाउट हैविंग रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पेन। जनरली हम जानते हैं कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पेन पे ही बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पे इनको ये प्रिविलेज है, इनको ये छूट है जो डिडक्टर है कि इनको पेन रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिना परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो होता है, बिना उसके भी अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे इनके लिए पेन का काम कौन करेगा, इनका टेन काम करेगा। He can obtain the registration using his tax deduction and collection account number, टेन नंबर। पेन नंबर जो होता है परमानेंट ये अकाउंट नंबर, पेन नंबर वो लोग अपना रखते हैं जिनका टैक्स काटा जाता है। टेन नंबर वो संस्थाएं रखती हैं जो टैक्स काटते हैं सोर्स पे। तो ऐसे डिपार्टमेंट का जो टेन नंबर ऑलरेडी होगा उसी को ये यूज कर सकते हैं जीएसटी लेने के लिए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1960 110 इनके पास रहता है। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब जो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा सोर्स पे, डिडक्टर ने जो भी अमाउंट डिडक्ट की है टीडीएस के लिए वह डिपॉजिट की जानी चाहिए गवर्नमेंट के अकाउंट में बाय 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। जिस महीने में टीडीएस काटा है, डिडक्ट किया है, उससे नेक्स्ट महीने के 10 तारीख तक यह जमा हो जाना चाहिए। डिडक्टर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर वो डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं इस प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में। एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा डिडक्टर को जीएसटीआर 7A फॉर्म में डिडक्टी को विद इन 5 days ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट टू द गवर्नमेंट। जब वो गवर्नमेंट को क्रेडिट करेंगे अमाउंट, यानी कि डिडक्टर ने अमाउंट डिडक्ट की टीडीएस की और वो जमा कर दी सरकार के यहाँ, तो जिस दिन वो जमा कर दी, क्रेडिट कर दी, उससे 5 दिन के अंदर उसको टीडीएस सर्टिफिकेट जीएसटीआर 7A में फिल करके प्रोवाइड कराना होगा डिडक्टी को, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर को। इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर वो ऐसा कर पाने में असमर्थ रहा तो डिडक्टर वुड बी लायबल टू पे ए लेट फी। तो डिडक्टर को लेट फी चार्ज होगी 100 रुपीज पर डे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 5th डे टिल द सर्टिफिकेट इज इशूड। मतलब जिस दिन वो 5 दिन समाप्त हो जाएंगे अमाउंट को क्रेडिट करने के, उस दिन से लेकर और जब तक सर्टिफिकेट इशूड होगा तब तक 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको फाइन लगेगा। डिडक्टर यानी कि वो संस्था, सरकारी डिपार्टमेंट जो सर्विसेज प्राप्त कर रहा है। दिस लेट फी वुड नॉट बी मोर देन 5000। हालांकि ये जो लेट फीस है ये 5000 से ज्यादा नहीं होगी।
द डिडक्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, डिडक्टर को एक फाइल करना होगा रिटर्न इन द फॉर्म GSTR 7 विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जब मंथ एंड हो जाएगा तो उस मंथ के जितने भी TDS उन्होंने काटे हैं डिडक्टर ने, तो डिडक्टर को भी इस केस में एक GST रिटर्न फाइल करना होगा GSTR 7 नाम से। इफ द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, हालांकि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मतलब जो सप्लाई कर रहा है वो GST के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, नेम ऑफ द सप्लायर रादर देन GSTIN शैल बी मेंशन्ड इन द रिटर्न। तो जो GSTR 7 भरा जाएगा इसमें अल्टीमेटली उसका नाम देना था हमको सप्लायर का कि किसने सप्लाई किया है। तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको सप्लायर का मतलब हम जब GSTR रिटर्न फाइल करते हैं तो GSTIN नंबर लिखा जाता है सप्लायर का। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके पास GSTIN नंबर ही नहीं होगा, और जब नंबर नहीं होगा तो उसका नाम लिख देना है नंबर की जगह। द डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो डिटेल होगी TDS की फर्निश्ड बाय द डिडक्टर इन फॉर्म GSTR 7 शैल बी मेड अवेलेबल टू ईच ऑफ द सप्लायर्स इन पार्ट C ऑफ द फॉर्म GSTR 2A इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल एंड द सेड सप्लायर में इंक्लूड द सेम इन फॉर्म GSTR 2। अब जो सप्लायर है, सप्लायर को अपने GSTR 2A में इलेक्ट्रॉनिकली जब वो इस पे जाएंगे कॉमन पोर्टल पे जाएंगे तो सप्लायर के नाम पे जो TDS काटा हुआ है और जमा कर रखा है डिडक्टर ने वो ऑलरेडी इनके इस C पार्ट में दिखाई देगा। इसको वो इंक्लूड कर लेंगे अपने फॉर्म GSTR 2 में यूज करने के लिए। अमाउंट डिडक्टेड बाय द डिडक्टर गेट रिफ्लेक्टेड इन द GSTR 2 ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर है डिडक्टी है उसके GSTR 2 में अब ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी और सप्लायर कैन टेक दिस अमाउंट एज क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, और अब वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में इसको ले सकता है और इसको यूज कर सकता है पेमेंट ऑफ टैक्स और एनी अदर लायबिलिटी, GST के तहत जो भी उसकी लायबिलिटी बनती है उनकी पेमेंट में इस अमाउंट को अब सप्लायर स्वयं यूज कर सकता है। जैसे मान लो सप्लायर का 10,000 रुपये TDS किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने काट करके जमा कर दिया सरकार के यहाँ, अब इस सप्लायर को मान लो 1 लाख का पेमेंट करना है GST का जो इसने चार्ज किया है अपने ग्राहकों से। तो जब इसे 1 लाख को जमा करने जाएगा तो ये कहेगा कि मेरा 10,000 रुपये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काट करके आपके यहाँ जमा कर दिया था किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने, तो बाकी 90,000 मैं पे कर देता हूँ। तो ये सिस्टम था TDS का। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।